पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है आपकी 100 क्वेश्चंस की, पूरी 100 क्वेश्चंस की एक क्लास होगी जो कि 1.5 आवर तक आपके लिए चलने वाली है, जिसमें आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको रखे हुए मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइकेट्रिक के भी ऐड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्लास आपको पर्टिकुलर ओनली एम्स के लिए बस है, कि HSSC के लिए, कि MP ग्रुप 5 के लिए। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। तो नॉर्सेट के पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसके जो भी लोग लेना चाहते हैं मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे स्पेशली मैसेज कर सकते हैं। MP वालों के ग्रुप 5 के तो ऑल ओवर जितने पेपर हुए हैं वो सभी अवेलेबल हैं, तो आप सभी पेपर्स ले सकते हैं। सभी ऑफिशियल फॉर्मेट वाले पेपर हैं जिसमें किसी भी तरीके का कुछ भी चेंज है जो नहीं किया गया है। ओनली नॉर्सेट के पेपर हैं जो कि ऑफिशियल आंसर की तो दी नहीं जाती, मेमोरी बेस्ड जो कि सोशल प्लेटफॉर्म से जो लोग पेपर दे के आते हैं उनसे सभी जगह से क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं, वो फॉर्मेट रहेगा। बाकी सभी आपको ऑफिशियल पेपर हैं। MP के पेपर्स रहेंगे तो उनमें किसी भी तरीके से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, सभी आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं तो उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइकेट्रिक का है। साइकेट्री आपको एग्जाम में आती है, स्पेशली नॉर्सेट और MP ग्रुप 5 में तो बहुत आती है। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग वॉज स्टार्टेड इन। तो साइकेट्रिक नर्सिंग का जो डिप्लोमा है कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन में 1983, 1987 या फिर 1993 या फिर 1992। साइकेट्रिक नर्सिंग का डिप्लोमा है जो कब स्टार्ट किया गया था? यहाँ पे आप लोग भी अपने आंसर है जो पुट कर सकते हैं। तो जो साइकेट्रिक नर्सिंग, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट किया गया था कब? तो ये स्टार्ट किया गया था 1983 में। कब? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है यहाँ पे, रेस्पेरिडोन इज अ, तो रेस्पेरिडोन क्या है? आ टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, या फिर बेंजोडाइज़ेपाइन है, या फिर मूड स्टेबलाइजर है। तो रेस्पेरिडोन है जो क्या है? तो जो यहाँ पे रेस्पेरिडोन है ये कौन सी एंटीसाइकोटिक आती? तो साइकोटिक ड्रग में है, लेकिन ये कौन सी एंटीसाइकोटिक में आएगी? तो ये आती है अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में। किसमें? अटिपिकल एंटीसाइकोटिक में। एक होती है टिपिकल, दूसरी होती है अटिपिकल। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच। अटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स को इजीली समझ सकते हैं। तो अटिपिकल और टिपिकल जो दो तरीके की एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स का क्लासिफिकेशन एक टेबल में आपको दिया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। कौन सी? फर्स्ट जनरेशन या फिर टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेगी। यदि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें हम, वो फर्स्ट जनरेशन में आपकी हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाज़ाइन आएंगी। ये जनरली क्या करेंगी? EPS जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है इनको कॉज करने का काम करेंगी। और यहाँ पर लेके ने मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, मतलब मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब है कि जो जितनी भी मेडिसिन आपकी लिवर से क्या होंगी? मेटाबोलाइज होंगी, लेकिन ये लिवर को कम इफेक्ट पहुँचाएंगी, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ कम करेंगी। तो इसका एक फ़ायदा रहेगा। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन होंगी और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग होंगी, ये 5-HT2A रिसेप्टर्स को और D2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करने का काम करेंगी। इसमें आपकी रेस्पेरिडोन, क्लोजापाइन, ओलेंजापाइन, एप्रेपिजोल है जो आ जाएंगी। जितनी पाइन वाली हैं वो आ जाएंगी और जोल वाली हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी कम कॉज करेंगी एज कम्पेयर टू बाकी अदर जो फर्स्ट जनरेशन और टिपिकल के हेलोपेरिडोल के कंपेयर में कम करेंगी कॉज। लेकिन यहाँ पे टार्डिव डिस्काइनेसिया है जो होगा। फिर यहाँ पे मोर लाइकली टू कॉज मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, मतलब कि जब सेकंड जनरेशन जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, वेट गेन हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, ये सभी चीज़ें चेक करवाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेटाबोलाइजेशन को आपके डिस्टर्ब करने का काम करेंगी।
तो यदि मेटाबोलाइजेशन के हिसाब से बात करते हैं हम, तो हेलोपेरिडोल फर्स्ट जनरेशन वाली और टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इफेक्टिव होंगी, लेकिन सेकंड जनरेशन वाली मेटाबॉलिक के लिए खतरनाक तो होंगी ही होंगी, लेकिन एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स को कॉज कम करेंगी। मतलब जितनी भी, चाहे टिपिकल कह लो, आटिपिकल एंटीसाइकोटिक कह लो, फर्स्ट या सेकंड जनरेशन कह लो, इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम और EPS, जिसमें डिस्टोनिया होगा, एकाथेसिया होगा, स्यूडोपार्किंसनिज्म होगा, टार्डिव डिस्काइनेसिया होगा। तो ये बेसिक से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि EPS में देखने को मिलेंगे। EPS अपने आप नहीं हो जाएगा, जब आप लंबे टाइम तक एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स लेंगे तब आपको होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन था कि रेस्पेरिडोन क्या है। अब रेस्पेरिडोन की जगह आपको पूछ ले हेलोपेरिडोल क्या है, तो हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स ड्रग में आएगी और फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सर्कमस्टेंशियलिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो सर्कमस्टेंशियलिटी किस तरीके का डिसऑर्डर है? थॉट, मेमोरी, परसेप्शन या फिर मैनिया। जो सर्कमस्टेंशियलिटी है एक इस तरीके का डिसऑर्डर है। ऑप्शन में है थॉट, मेमोरी, परसेप्शन या फिर मैनिया। तो यहाँ पर सर्कमस्टेंशियलिटी आपका होगा थॉट डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा? सर्किटियस एंड नॉन डायरेक्टिंग थिंकिंग और स्पीच दैट डिसग्रेसेस फ्रॉम द मेन पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब आप सर्कमस्टेंशियलिटी, सर्कमस्टेंस से मतलब ही होता है कि ऐसे चीज़ें बोलोगे आप जिसका जो आपको, यदि आपसे बोला आप खाना खा लो, तो खाने को छोड़ के आप बाकी अदर चीज़ों के बारे में बात करते रहोगे जिसका खाने से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। मतलब ऐसी चीज़ें बोलना क्योंकि मेन टॉपिक से ही आपको हटा दें। तो किस तरीके का डिसऑर्डर होगा? ये होगा थॉट डिसऑर्डर। मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आप हटके कुछ अलग ही अपना बोलना स्टार्ट कर दें, तो वो होगा सर्कमस्टेंशियलिटी। नेक्स्ट वन इज द साइकोटिक पर्सन इन्वेंट न्यू वर्ड्स दैट आर मीनिंगलेस टू अदर्स बट हैव ए सिंबॉलिक मीनिंग टू द साइकोटिक पर्सन इज कॉल्ड एज। ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। कोई भी साइकोटिक पर्सन ने अपने कुछ नए वर्ड की खोज की है जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन यदि कि उस जो साइकोटिक पर्सन है उसको कह लो या फिर कोई दूसरा साइकेट्रिक वाला पर्सन कह लो, उसको वो चीज़, उसका सिंबल समझ में आता है, तो वो क्या है? एसोसिएटिव लूजनेस, क्लैंग एसोसिएशन, नियोलॉगिज्म या फिर वर्ड सैलेड। नियोलॉगिज्म क्या होगा? ये कहलाएगा नियोलॉगिज्म। मतलब कि उसने ऐसा नए वर्ड का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया कि जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन जो एक सिंबॉलिक मीनिंग निकल के आएगा, जो साइकोटिक पर्सन है उसको उस चीज़ समझ में आएगी, तो ये क्या कहलाएगा? नियोलॉगिज्म। क्या होगा? नियोलॉगिज्म। वर्ड सलाद का मतलब होगा पूरे शब्दों को मिक्स करना। क्या होगा? पूरे जितने भी शब्द हैं उनको मिक्स करना। मतलब इतने फास्ट बोलना कि आधा तो कुछ समझ में ही ना आए। तो इस तरीके से क्या होगा? वर्ड सलाद। फिर आता है क्लैंग एसोसिएशन। क्या है? क्लैंग एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स chosen because of the catchy way the sound, not because of what they mean। क्लैंग एसोसिएशन का मतलब होगा ऐसे वर्ड बोलना जिनका एक का दूसरे से कुछ कनेक्शन ही ना हो, जो कि सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के साइन है जो इंडिकेट किए जा सकते हैं। मतलब इनमें देखने को मिलेगा सिजोफ्रेनिया वाले पर्सन में, नियोलॉगिज्म भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ पेन इज टर्म्ड एज। तो फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन क्या कहलाएगा? किसको है? जो दर्द से डर नहीं लगता, सभी को वही दर्द से डर लगता है, तो क्या है? एल्गोफोबिया, जूफोबिया, अगोराफोबिया या फिर जीनोफोबिया। तो ये कहलाएगा फियर ऑफ पेन एल्गोफोबिया। क्या कहलाएगा? एल्गोफोबिया। जीनोफोबिया मतलब कि जो ऐसे लोगों से आपको बाहरी संस्कृति या फिर कल्चर से डर लगना। एगोराफोबिया का मतलब होगा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में आप अकेले फंस जाओ तो उससे डर लगना। और जूफोबिया का मतलब होगा एनिमल से डर लगना। आपको जो फोबिया है, फोबिया के टाइप होते हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ आपको एक एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो कब लाया गया था? 1984 में, 1986 में, 1987 में या फिर 1988 में। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो कब आया था? 1986 में। इस एक्ट के तहत एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द केयर, प्रोटेक्शन,
ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन ऑफ नेग्लेक्टेड और डिलिक्वेंट जुवेनाइल, जिनकी उम्र जो जुवेनाइल्स पर्सन है उनके लिए एक्ट लाया गया था 1 दिसंबर 1986 को। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। और आपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पारुल दत्ता की जब आप बुक खोलेंगे तो जो फर्स्ट यूनिट है उसी में आपको मिल जाएगा, चिल्ड्रंस एक्ट मिल जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मिल जाएगा, राइट ऑफ चाइल्ड मिल जाएगा। तो ये क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि 1986 में लाया गया था 1 दिसंबर 1986 को। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स यूजुअली स्टार्ट्स हाउ मेनी डेज आफ्टर द लास्ट ड्रिंक ऑफ एल्कोहल। तो मैंने आपको कल की क्लास में साइकेट्रिक के क्वेश्चंस में पढ़ाया था कि जब आप एल्कोहल छोड़ते हैं तो उसके विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक सबसे खतरनाक होता है डेलीरियम ट्रिमर्स। डेलीरियम ट्रिमर्स आपने आज दारू छोड़ी, कल तो आपको हो नहीं जाएगा। तो ये कितने दिनों के बाद देखने को मिलेगा? यदि आपकी लास्ट ड्रिंक कब रही हो तब आपको डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलेगा। 2 से 5 दिन, 1 से 2 दिन, 6 से 8 दिन या फिर 8 से 10 दिन में कब आपको है जो देखने को मिलेगा डेलीरियम ट्रिमर्स? तो जब आपकी लास्ट ड्रिंक 2 से 5 दिन पहले रही हो तब आपको डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलेगा। डेलीरियम ट्रिमर्स है क्या? एल्कोहल का विड्रॉवल लक्षण, मतलब आपको लंबे टाइम तक शराब नहीं दी गई तो आपकी बॉडी ने क्या किया, ऐसे ऐसे लक्षण शो किए जिससे आप क्या करेंगे, आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा ट्रिमर्स टाइप से झटके टाइप के होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो डेलीरियम ट्रिमर्स। और जब आपकी लास्ट ड्रिंक रही हो दारू की 2 से 5 दिन पहले की तब। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया थॉट टू हैव द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। कौन से टाइप की सीजोफ्रेनिया में प्रोग्नोसिस सबसे वर्स्ट होती है, मतलब ठीक होने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है? रेसिडुअल में, हैब्रिफेनिक, कैटाटोनिक या फिर पैरानॉइड में। तो सबसे कम प्रोग्नोसिस या फिर हम ये कह सकते हैं वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगी किसमें, हैब्रिफेनिक में या फिर हैब्रिफेनिक सीजोफ्रेनिया में। क्लियर? तो सबसे कॉमन होता है पैरानॉइड। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस इज। तो फाइलेरियासिस की ड्रग एग्जाम में आपको पूछी जाती है तो वो क्या है? टेट्रासाइक्लिन, एम्फेटामाइन, डेप्सोन या फिर डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? फाइलेरियासिस के लिए। तो फाइलेरियासिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो की डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट आपको पूछी जाती है। फाइलेरियासिस के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है? डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। एम्फेटामाइन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, इसका यूज जनरली ADHD के बच्चे में कि ADHD यदि जिस पर्सन को उसके लिए किया जाता है। डेप्सोन है लेप्रोसी की ड्रग ऑफ चॉइस है। डाइएथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट किसकी है? ये है फाइलेरियासिस के लिए। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है जो कि कोलेरा के लिए ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस कोलेरा पूछे तो होती है टेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? बेरियम मील स्टडी से, अल्ट्रासोनोग्राफी से, एक्सरे से कि एंडोस्कोपी से? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा पेप्टिक अल्सर के लिए वो होगा एंडोस्कोपी। क्या होगा? एंडोस्कोपी, जिससे सबसे प्रॉपर तरीके से आप पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस कर पाएंगे। पेप्टिक अल्सर के 2 मेन रीज़न होते हैं, एक तो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और दूसरा होता है आपका HCl का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होना। HCl का सीक्रेशन ज़्यादा होना क्या है? पेप्टिक अल्सर कॉज करेगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये 2 क्लासिकल कॉज होंगे पेप्टिक अल्सर के लिए। नेक्स्ट वन इज एडवर्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ। तो एडवर्ड सिंड्रोम किससे रिलेट करेगा? ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 8, 13, 21 या फिर 24। तो एडवर्ड सिंड्रोम किससे रिलेट करेगा? ट्रायोसोमी 21 तो डाउन सिंड्रोम के लिए हो गया आपका। जो यहाँ पे बचेगा वो होगा 18। क्या होगा? एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम रहेगा? तो वो होगी ट्रायोसोमी 18। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूटेराइन इनर्टिया इज अ। यूटेराइन इनर्टिया क्या है? डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस है, डिसऑर्डर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस या फिर एब्सेंस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का एब्सेंट होना है कि यूट्रस का कुछ डिसऑर्डर है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का डिसऑर्डर है कि मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट है यूट्रस का। क्या है यूट्राइन इनर्टिया? तो यूट्राइन इनर्टिया कहलाएगा आपका डिसऑर्डर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने हैं अच्छे से वो इफेक्टफुल नहीं होंगे।
तो यूट्राइन इनर्टिया और अटोनिया, अटोनसिटी कब कहेंगे, टोन होती है यूट्रस मसल्स की कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन जब यूट्राइन इनर्टिया है फिर इसको अटोनिया कहेंगे, मतलब जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, जितने चाहिए लेबर के लिए जितने कॉन्ट्रैक्शंस की ज़रूरत है उतने नहीं आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, यूट्राइन अटोनिया और यूट्राइन इनर्टिया। तो यहाँ पर इसी के कारण डिले लेबर होता है, प्रोलॉन्ग लेबर होगा, और ऐसे केस में माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाउ मच नॉइज में कॉज मैकेनिकल डैमेज। तो इनमें से कौन सा जो डेसिबल यूनिट होगी जो मैकेनिकल डैमेज कर सकती है, 150 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 85 डेसिबल। सबसे पहली चीज़ कि जो साउंड है उसको आप किस में नापते हैं, डेसिबल में। किस में नापेंगे, डेसिबल में। मैकेनिकल डैमेज को लिए जो नॉइस होगा वो कौन सा होगा, 150 डेसिबल का, कितना, 150 डेसिबल का। नेक्स्ट इज in the 12th week of gestation a client completely expels the product of conception at the client is RH negative the nurse must do। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो केयर ऑफ अबॉर्शन मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल नर्सेज सबका, उस पर, तो उसमें भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, 12 वीक का जेस्टेशनल पीरियड था, लेकिन क्या हो गया, कॉन्सेप्शियस मटेरियल एक्सपल्सन हो गया, या तो मिसकैरेज कह सकते हैं आप, इसको अबॉर्शन कह सकते हैं। और क्लाइंट है जो RH नेगेटिव थी, क्या थी, क्लाइंट RH नेगेटिव थी, तो एज अ नर्स आपको क्या करना है, नॉट गिव RHGAM सिंस इट इज़ नॉट यूज विद द बर्थ ऑफ द स्टिल बॉर्न, मेक सर्टेन शी रिसीव्स RHGAM ऑन हर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, मेक श्योर दैट द क्लाइंट डज नॉट रिसीव RHGAM सिंस द जेस्टेशन वॉज ओनली 12 वीक्स, एडमिनिस्टर RHGAM विद इन 72 आवर। तो यहाँ पर जब भी RH नेगेटिव मदर हो या फिर RH फैक्टर्स ही रहें तो आपकी जो प्रायोरिटी बनती है वो आपको क्या है, RHGAM एडमिनिस्टर करना है एज सून एज पॉसिबल और विद इन 72 घंटों के। क्यों, क्योंकि जो एंटीबॉडी है, क्योंकि माँ RH नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्टर इसलिए करनी है कि जो एंटीबॉडी बन रही हैं तो यहाँ पे आप उनको क्या कर सकें, जो जब मदर नेक्स्ट टाइम कंसीव करेगी तो जो दूसरा बच्चा होगा उसमें ये चीज़ें ट्रांसफ़र ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, एज सून एज पॉसिबल और विद इन 72 घंटों के RHGAM है जो एडमिनिस्टर करना होगा। तो 12 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है, यदि एक्सपल्सन हो जाता है, बाई चांस मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, RH है जो एंटीबॉडी है जो एडमिनिस्टर करना है, ताकि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए। नेक्स्ट वन इज सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज नोन एज। तो ब्रीदिंग सिजेशन को आप क्या कहेंगे, टैकिपनिया, ऑर्थोपनिया, ब्रैडिपनिया या फिर एपनिया, ऐसा भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ऑर्थोपनिया में आप लेटे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, वो हो गया आपका। ब्रैडिपनिया, टैकिपनिया, ये भी क्या है, ब्रीदिंग एबनॉर्मलिटी, एक में फास्ट रहेगी, रेस्पिरेटरी रेट एक में कम होगी। एपनिया क्या है, सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेना स्टॉप हो जाना, क्या है, एपनिया। नेक्स्ट वन इज द ड्रग कॉमनली इंडिकेटेड इन पेशेंट विथ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर इज। तो कौन सी मेडिसिन है जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवरी कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएगी, एटोपोसाइड, प्रेडनिसोन, पैक्लीटैक्सल टैक्सोल या फिर माइटोमाइसिन, कौन सी ड्रग है जो यूज़ की जाएगी। तो जो यहाँ पर ड्रग यूज़ की जाएगी वो होगी पैक्लीटैक्सेल टैक्सोल, पैक्लीटैक्सेल टैक्सोल, जो कि मार्केट में ऑक्जल या फिर पैक्लीटैक्सेल के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। तो एक कीमोथेरापेटिक ड्रग है, क्या है, कीमोथेरापेटिक ड्रग है जो कि जनरली कैंसर सेल्स को डिवाइड करने के लिए यूज़ की जाएगी, या फिर ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाएगा। क्या है, कीमोथेरापेटिक ड्रग है, टैक्सन कीमोथेरेपी क्लास की ये ड्रग है। और यहाँ पर जो एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट्स, इसका जो दूसरा नाम है इसकी क्लास का, वो एंटी माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट्स, जो कि कैंसर सेल्स की जो
सेल है उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने का और उस जो सेल्स फैल रही हैं उनकी फैलने से रोकने के लिए हेल्प करेंगी। क्या? पैक्लीटैक्सेल टैक्सोल, जो कि ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए दी जाएंगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो अपने आप को दूसरों से अलग करना, दूसरों से अलग बनना क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन या फिर सोशलाइजेशन। तो ऐसी प्रोसेस दूसरों से अलग रखे जो आपको, वो कहलाएगी इंडिविजुअलाइजेशन। क्या कहलाएगी? इंडिविजुअलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज प्रोमेथाजिन और फेनार्जिन 25 mg इज एडमिनिस्टर्ड टू एन एंटीनेटल मदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो प्रोमेथार्जिन और फेनार्जिन है जो यदि एडमिनिस्टर की जा रही है माँ को, एंटीनेटल मदर को, मतलब प्रेगनेंसी में, तो किसके लिए की जा रही है? ऑप्शन में है यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, अटोनिक यूट्रस या फिर प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर किस केस के लिए है जो प्रोमेथाजिन है एडमिनिस्टर की जा रही है? तो प्रोमेथाजिन और फेनार्जिन यदि एडमिनिस्टर की जा रही है तो एक तरीके से जो प्रोमेथाजिन है ये क्या करेगी? नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने का काम करेगी। क्या करेगी? नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने का काम करेगी। तो यहाँ पर इसी के लिए यदि प्रेग्नेंट मदर में बात की जा रही है तो ये क्या है? हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। प्री एक्लेम्सिया में तो प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर है आपका। अटोनिक यूट्रस मतलब यूट्राइन की जो मसल्स हैं उनमें प्रॉपर टोन ना होना, जिसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे। प्लेसेंटा प्रीविया में सेंटर पार्ट में प्लेसेंटा अटैच ना होकर सीधा डाउन साइड सर्वाइकल ओस की तरफ अटैच हो जाए तो वो कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज द ड्रग दैट मे बी परचेस्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन इज रिफर्ड एज। कोई भी ड्रग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? ऑप्शन में है ओवर द काउंटर ड्रग, प्रोप्राइटरी ड्रग, जेनेरिक ड्रग या फिर नार्कोटिक। तो आप मेडिकल पे गए, आपने कहा डोलो दे दो, आपने कहा सिट्रिजिन दे दो, मोंटेल्यूकास्ट दे दो, या फिर आपने थायराइड की ड्रग्स मंगाई, तो यहाँ पे क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग कहलाएंगी, जो कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जाके ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट इन ट्यूबल प्रेगनेंसी इज एट। तो कॉमन इम्प्लांटेशन साइट क्या है ट्यूबल प्रेगनेंसी के लिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इस्थमस। तो जब भी इम्प्लांटेशन हो तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है और इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है। और जो सबसे कॉमन जगह होगी ट्यूबल प्रेगनेंसी के लिए वो होता है एम्पुलरी पार्ट। कौन सा? एम्पुलर पार्ट। जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, क्योंकि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ वुमन शुड हैव वर्कड इन एन एस्टेब्लिशमेंट बिफोर क्लेमिंग द मैटरनिटी बेनिफिट। तो जब भी आप मैटरनिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी से या फिर कहीं पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ से, कितने दिन तक आपको एटलीस्ट वहाँ काम करना हो तब आपके लिए मैटरनिटी लीव या फिर मैटरनिटी बेनिफिट मिल पाएंगे? 80 डेज, 365 डेज, 120 डेज या फिर 240 डेज। तो कितने दिनों तक आप काम करेंगे तब आपको मैटरनिटी बेनिफिट का फ़ायदा मिल पाएगा? तो होगा एटलीस्ट 80 दिन तक। कितना? एटलीस्ट 80 डेज तक आप काम करेंगे, जब जाके आपको इस मैटरनिटी लीव का है जो बेनिफिट मिल पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विथ लंग कैंसर, विच सिम्टम डज द नर्स एंटिसिपेट फाइंडिंग। यदि किसी पर्सन को लंग्स कैंसर हुआ है, असेस कर रहे हैं आप, कौन से सिम्टम है जो फाइंडिंग शो करेंगे? डिस्निया, नाइट स्वेट, ब्रीथिंग या फिर चेस्ट वुंड। तो लंग्स कैंसर के लिए जो सिम्टम्स एंटिसिपेट करेंगे या फिर इशारा करेंगे कि हाँ हो सकता है, होगी सांस लेने में दिक्कत होना। क्या होगी? डिस्निया, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्रोनाइम IDSP इन कम्युनिटी रिफर्स टू। IDSP का फुल फॉर्म क्या है कम्युनिटी में? तो IDSP का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। क्या है? इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। तो जो IDSP है ये किसके लिए? जनरली जो भी डिसीज़ हैं, चाहे मीजल्स है या फिर डेंगू है, इस तरीके की डिसीज़ के लिए अपनाया जाता है।
IDSP का जो ड्यूरेशन रखा गया था वो था 2014 से दिसंबर 2018 तक के लिए, जिसमें टोटल 3602 कम्युनिकेबल डिसीज़ को रिपोर्ट किया गया था। एग्ज़ाम में आ सकता है। IDSP प्रोजेक्ट के तहत 3602 डिसीज़ है जो इंक्लूड की गई थी, जो कि जनवरी, इसका ड्यूरेशन रखा गया था IDSP का जनवरी 2014 से दिसंबर 2018 तक। तो यहाँ पर इन डिसीज़ को कंफर्म करना किसके थ्रू हो रही हैं वो सब चीज़ें इसके तहत लाई गई थी। किसके तहत? IDSP के तहत। नेक्स्ट वन इज the primary reason the leg exercise are performed after a surgery is to, यदि किसी की सर्जरी हुई होती है उसको लेग एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? टू प्रिवेंट द पेन, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, फॉर बेटर रिकवरी या फिर हेल्प इन अर्ली एम्बुलेशन। तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन की सर्जरी हुई है तो उसको एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ब्लड क्लॉट जमेगा, आर्टरी ब्लॉक होंगी, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ब्लड का क्लॉट ना जमे, इसीलिए उस ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए लेग एक्सरसाइज की सलाह है जो दी जाएगी। नेक्स्ट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इन द यूनिट बिगन्स टू डेमोन्स्ट्रेट एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, विच फाइंडिंग शुड द नर्स असेस फर्स्ट। तो यहाँ पर यदि किसी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ी हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं आप, तो हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो कौन सी फाइंडिंग आप सबसे पहले देखेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पे पेन, नॉजिया, एंजाइटी या फिर ब्लीडिंग। जो चीज़ आप सबसे पहले असेस करेंगे वो होगी ब्लीडिंग। क्या होगी? ब्लीडिंग। एक्सेसिव एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज। तो एक्सेसिव है लेकिन जिसकी ज़रूरत ही नहीं, अनडिजायरेबल है, इम्यून सिस्टम इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये है क्या? रेसिस्टेंस है, इम्यूनिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है कि डिसीज स्पेसिफिसिटी है। तो जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा और आपको जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, अनडिजायरेबल रिएक्शन है जो कि आपकी इम्यून सिस्टम, तो डिज़ायरेबल तो होगी आपकी इम्यूनिटी, डिज़ायरेबल होगी इम्यूनिटी, किसी भी चीज़ को लेने की जो क्षमता है वो कहलाएगी रेसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ पर अनडिजायरेबल और एक्सेसिव है तो ये कहलाएगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि आपका इम्यून सिस्टम ही प्रोड्यूस करेगा। यदि आपको किसी चीज़ से मान लीजिए एलर्जी है, आपको मान लीजिए किसी फ्रूट से, किसी खाने पीने के आइटम या फिर किसी मेडिसिन से एलर्जी है, आपने उसको लिया तो आपकी बॉडी जो एडवर्स रिएक्शन शो करेगी वो कहलाएगा उस मेडिसिन के प्रति उसकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये क्या कहलाएगा? एक्सेसिव और अनडिजायरेबल रिएक्शन है जो कि आपके इम्यून सिस्टम ने प्रोड्यूस की है, तो ये कहलाएगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज हाउ डज EDTA एक्ट ऑन द ब्लड। तो ब्लड में EDTA है जो मिलाया जाता है एज एन प्रिजर्वेटिव के लिए, तो ये क्यों मिलाया जाता है? हेल्प्स एग्लूटिनेशन एज एन एंटीकोआगुलेंट, एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव या फिर सेपरेट द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। तो EDTA ब्लड में ऐड किया जाता है ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए एज एन एंटीकोआगुलेंट के तौर पर। अदरवाइज जो ब्लड आपने सैंपल लिया वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो उसके लिए EDTA एज एन एंटीकोआगुलेंट की तरह काम करेगा, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल कौन सा है? पेंटावेलेंट वैक्सीन, DPT, टिटनस टॉक्साइड या फिर BCG। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन, पेंटावेलेंट में भी DPT है आपकी, TT भी आ जाएगी इसी में, आपका HIV भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी, हीमोप्लस टाइप इन्फ्लुएंजा B। और यहाँ पे आपको अब कहा गया है कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो DPT, TT, पेंटावेलेंट तो अलग हो गए हैं, बचती है आपकी BCG। तो यहाँ पे आप इजीली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट साइट स्पेसिफिक एडवर्स इवेंट ऑब्जर्व्ड बाय नर्स ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी इज। तो ट्रीटमेंट साइट पे यदि किसी पर्सन को क्या हो रहा है, रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यदि रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो कौन से होंगे? फटीग होगी, नोजिया स्किन टॉक्सिसिटी होगी, एनोरेक्सिया होगा, वॉमिटिंग होगी। तो यहाँ पर रेडिएशन के कारण कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी? पर्सन में रेडिएशन के कारण, कीमोथेरेपी के कारण जो देखने को मिलेगी वो होगी वॉमिटिंग और नोजिया। क्या होगा? नोजिया और वॉमिटिंग। इसीलिए रेडिएशन थेरेपी या फिर कीमो के पहले 30 मिनट पहले क्या दी जाती है? एंटी एमेटिक्स ड्रग है जो ऑर्डिनम सेट्रॉन दे दी जाती है ताकि पर्सन को वॉमिटिंग ना हो। नेक्स्ट वन इज
द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद एन इंडिविजुअल इज, तो कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें ओनली इंडिविजुअल ही इन्वॉल्व रहेगा? इंट्रापर्सनल, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल या फिर इंटेरोपर्सनल? तो ये कम्युनिकेशन कहलाएगा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। कौन सा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एन अर्थक्वेक ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर इज, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे तो मैंने आपको आंसर ही डायरेक्ट बता दिया। तो नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं? तो नेचुरल डिजास्टर में आपका अर्थक्वेक आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, और जो ड्राउट है मतलब सूखा आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा। ये सब क्या है? नेचुरल डिजास्टर। एक्सप्लोजिव हो गया, बम फोड़ना हो गया, तो नेचर नहीं फोड़ेगा, ह्यूमन ही फोड़ेंगे, तो मैन मेड डिजास्टर में आ गया, ना कि नेचुरल में। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स सच एज सडन वेट गेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्वेलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज में इंडिकेट। आपका अचानक से वजन बढ़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, और आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में हाथ पैर में स्वेलिंग दिखाई देना। तो ये क्या है? आर्टरियल फिब्रिलेशन के साइन है, हार्ट फेलियर के साइन है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साइन है, कि सडन कार्डियक डेथ के साइन है। ये किसके साइन है? स्वेलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पैर में सूजन होना, सांस लेने में दिक्कत होना और वजन बढ़ना, ये सभी साइन है हार्ट फेलियर के। किसके? हार्ट फेलियर के। व्हेन वॉज जननी सुरक्षा योजना लॉन्च? तो जननी सुरक्षा योजना मैंने आपको एटलीस्ट 50 बार पढ़ाई हुई है। JSY स्कीम, एक होती है JSSY स्कीम, दूसरी होती है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में 2000, 2010, 2005 या 2015। JSY स्कीम लाई गई थी 2005 में। कब लाई गई थी? 2005 में। इसका एक जो टारगेट था वो ये था कि जितनी भी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, ताकि होने वाली माँ को सुरक्षित तरीके से हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पहुंचाना। और इसका मेन एक जो टारगेट ये भी था कि जितनी भी हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए प्रेफरेंस दिया जाना, इसके लिए हॉस्पिटल डिलीवरीज के लिए प्रेफरेंस दिया जाना। जननी सुरक्षा योजना के तहत है, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जननी सुरक्षा योजना में बेनिफिट्स क्या होंगे? तो फर्स्ट बेनिफिट तो यही होता है कि जो एक पैकेज दिया जाता है, कैश असिस्टेंस डिलीवरी भी करवाई जाती है इसी JSY स्कीम के तहत। 2005 में लाई गई थी। जो लो परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं वहाँ पे 1400 रुपये का पैकेज होता है रूरल एरिया के लिए, और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया, तो वहाँ पे 1000 पैकेज होता है माँ का, आशा वर्कर का 200 रुपये। दैट मीन्स LPS परफॉर्मिंग में टोटल अमाउंट पूछे तो 2000, अर्बन में 1200। यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेट है तो 900 मतलब 700 माँ को दिए जाएंगे, 200 आशा वर्कर को दिए जाएंगे। अर्बन में 600 माँ को दिए जाएंगे और 200 आशा वर्कर को। तो यहाँ पे जो जननी सुरक्षा योजना, इसका टारगेट क्या था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। तो ये लाई गई थी 2005 में, और कैश असिस्टेंट सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड। विच अमंग दी फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन आर ऑफ ग्रेट प्रायोरिटी बिफोर अ रीनल बायोप्सी? तो रीनल बायोप्सी की जानी है यदि किसी पर्सन की, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल स्कैन, कोआगुलेशन स्टडी या फिर ब्लड यूरिया लेवल। क्या चीज़ है जो रीनल बायोप्सी के पहले चेक की जाएंगी? सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कोआगुलेशन स्टडी। रीनल बायोप्सी में बायोप्सी क्यों की जाती है? क्योंकि कैंसर का पता करने के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है बायोप्सी। कुछ सेल्स को निकाला जाएगा और उनको चेक किया जाएगा कि कैंसर है या नहीं। यदि रीनल बायोप्सी की जानी है तो आप सबसे पहले कोआगुलेशन स्टडी करवाएंगे। कौन सी? कोआगुलेशन स्टडी सबसे पहले करवाएंगे। कुछ यदि आपने बायोप्सी के थ्रू कुछ भी सेल्स वगैरह रिमूव की तो यहाँ पे पर्सन के लिए कुछ ब्लीडिंग वगैरह ना हो, क्लॉटिंग टाइम जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो सब प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द पंचायत राज एट द विलेज लेवल डज नॉट कंप्राइज ऑफ? कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जो पंचायती राज को या फिर विलेज लेवल पे स्पेशली बिलोंग नहीं करेगा? पंचायत समिति, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा। तो पंचायती राज में न्याय पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, लेकिन पंचायत समिति इसका हिस्सा नहीं होगी। सो इज द राइट आंसर इज पंचायत समिति। एग्जाम में आपको 3 टायर सिस्टम पूछा जाता है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला परिषद,
ग्राम पंचायत, और यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगुलर शेप में पूछा जाता है जनरली। तो यहाँ पे कौन बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे वो इमेज ऐड नहीं की गई है, बट आई होप आपको याद आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और गाँव के लेवल पे जो पूरा सिस्टम पूछा जाता है वो आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। तो इनमें से कौन सा है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन का कंपोनेंट नहीं है। यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आइसोलेशन, हैंड हाइजीन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो वो होगा आइसोलेशन। BMW मैनेजमेंट आपका यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में आएगा, PPE आएगा और हैंड हाइजीन आएगा। हैंड हाइजीन तो क्रॉस कंटामिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। PPE होगा यदि मान लीजिए पर्सन स्नीजिंग कफिंग के थ्रू फैलाने वाली बीमारी से ग्रसित है तो PPE मेनली आपको सेफ रखेगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ें होंगी, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे आइसोलेशन। नेक्स्ट वन इज सेल्फ केयर थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, एक क्वेश्चन नॉर्सेट 2020 में आया हुआ था। सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी किसने दी थी, मार्था रॉगर्स, डोरेथिया ओरेम, बैटी न्यूमैन या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो किसने दी थी सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी दी थी डोरेथिया ओरम ने। किसने, डोरेथिया ओरम ने। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज that individuals initiate and perform on their own behalf in maintaining life, health and well-being। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं सेल्फ केयर थ्योरी पूछे, डोरेथिया ओरेम का नाम दे, आपको सीधी जो यहाँ पे कॉमा लगा के 3 लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि डोरेथिया ओरेम की थ्योरी है। तो यहाँ पे आपको ये लाइनें दी जाएंगी, पूछी जाएगी कौन सी थ्योरी है या फिर किसने दी है। तो डोरेथिया ओरेम के थ्रू दी गई सेल्फ डेफिशिएंट थ्योरी है, जिसका डेवलपमेंट इन्होंने 1959 और 2020 के बीच में किया था। इन्होंने ही ऑरेम्स मॉडल ऑफ नर्सिंग भी दिया था, इन्होंने ये थ्योरी दी थी डोरेथिया ओरेम सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी। नेक्स्ट वन इज विच पोजीशन इज गिवन फॉर एनीमा। तो एनीमा के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, सुपाइन या फिर नन ऑफ द अबव। सबको पता है एनीमा के लिए जो पोजीशन यूज की जाती है वो होती है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट वन इज पेन इन द काफ विथ डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट इज नोन एज। तो जब आपको दर्द होता है, जब आप अपना पैर डॉर्सीफ्लेक्शन वे में घुमाते हैं तो ये क्या है, कर्निंग साइन है, ट्राउजियस साइन है, चौबस्टिक साइन है या फिर हॉमन साइन है। तो चौबस्टिक और ट्राउजी साइन टिटेनी में देखने को मिलेंगे, कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि आपकी काफ मसल्स में पेन होता है जब आप पैर को अपने डॉर्सीफ्लेक्शन वे में घुमाते हैं, तो ये कहलाएगा हॉमन साइन। कौन सा, हॉमन साइन। इस तरीके से देखिए यहाँ पे काफ मसल्स किस तरीके से दिखाई दे रही हैं, तो ये देखने को मिलेगा हॉमन साइन दैट इज सीन इन द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में दिखाई देगा इस तरीके का साइन। तो यहाँ पे क्या है, हॉमन साइन। जब भी आप पैर को डॉर्सीफ्लेक्शन वे में घुमाएंगे तो आपकी काफ मसल्स में दर्द होगा, और होगा किसके कारण, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर DVT के कारण, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण। तो चौबस्टिक और ट्राउजी साइन किसके, टिटेनी के, जो कि हाइपोकैल्सीमिया मतलब ब्लड सीरम में कैल्शियम के लेवल की कमी के कारण होगा, चौबस्टिक और ट्राउजी साइन। नेक्स्ट वन इज हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, वैसोप्रेसिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन या फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी लोब का पोस्टीरियर पार्ट जो हार्मोन रिलीज करेगा वो कहलाएगा वैसोप्रेसिन। ये देखिए यहाँ पर पोस्टीरियर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों को रिलीज करेगा, किसके लिए, दोनों को रिलीज करेगा, वैसोप्रेसिन और जो ऑक्सीटोसिन है इनके लिए। और जो बाकी पार्ट है जैसे हाइपोथैलेमस रिलीज करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को, सोमेटोस्टेटिन को, थायरॉइड ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन को रिलीज करेगा। पिनियल ग्लैंड, एग्जाम में आपको ये सब ना आए तो पिनियल ग्लैंड यदि पूछे, पिनियल ग्लैंड एक ही हार्मोन रिलीज करेगी जो है मेलाटोनिन, जो आपकी स्लीप साइकिल के साथ साथ आपके बॉडी के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज विच फूड आइटम्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी। तो कौन से फूड आइटम्स में सबसे ज़्यादा कैलोरी रहेगी, विटामिन में, कार्बोहाइड्रेट में,
प्रोटीन में कि फैट में? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी वाला फूड आइटम्स होगा फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट प्रोवाइड कराएगा 9 किलो कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 1 ग्राम क्या प्रोवाइड कराएंगे? 4। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलेगी और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम फैट आपने ले लिया तो आपको मिलेगी 9 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। तो यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो कौन से क्लिनिकल साइन देखने को मिलेंगे? ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक, वॉमिटिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे में पूछे तो बल्जिंग फॉन्टेनियल्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आईसीपी के साइन पूछे बड़े हुए तो होगा ब्लड विजन, हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया होगा, लेथार्जिक फील करेंगे आप, तो ये आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। आईसीपी यदि बढ़ा हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो होती है मैनिटॉल। क्या होगी? मैनिटॉल। नेक्स्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज नोन एज। एक इस तरीके के क्वेश्चन कल हमने हियरिंग इक्विटी के लिए पूछा था, आज ईयर एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा? ओटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, लैरिंगोस्कोप। तो ईयर एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली जब आप बच्चे को लेके डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपके बच्चे के नाक, कान, आँखें सभी डॉक्टर चेक करेगा कि ईयर पेन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जब भी कॉमन कोल्ड होता है तो ईयर पेन होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बच्चे में आप यदि डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ईयर एग्जामिनेशन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो कहलाता है ऑटोस्कोप। इस तरीके से रहेगा, यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे और यहाँ से आप विजुलाइज कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप विजन के लिए रहेगा, किसके लिए? एक होती है पेशेंट साइड, दूसरी होती है प्रैक्टिशनर साइड, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट लैरिंगोस्कोप, ये रहा। नेक्स्ट वन इज द एपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। तो एपेक्स बीट है जो एपिकल पल्स है, आप कहाँ पे चेक करेंगे? कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में? 3rd, 4th, 5th या फिर 6th। तो एपेक्स बीट और एपिकल पल्स चेक करेंगे आप 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे। बच्चों में पूछे तो 4th में, यदि स्पेशली जन्म से लेके 3 साल तक के बच्चों में पूछे एपेक्स बीट के लिए आपको 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, 3 साल से लेके यंग एज तक में पूछे तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। क्लियर? यदि जन्म से 3 साल तक पूछते हैं तो 4th में, लेकिन डायरेक्ट एपेक्स बीट दैट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस तो आपको कहना है 5th में। नेक्स्ट इज विच फूड इज नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग। तो जो बॉडी बिल्डर है कौन सा फूड लेंगे? फैट वाला, प्रोटीन वाला, विटामिन वाला कि मिनरल्स वाला? जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो प्रोटीन रिच फूड लेंगे। कौन सा? प्रोटीन रिच फूड लेंगे, जो कि उनकी मसल्स बनाने में उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन में कितना प्रेशर सेट किया जाता है? बेस्ट मेथड होती है स्टरलाइजेशन की ऑटोक्लेव। क्या होगी? ऑटोक्लेव। तो इसमें जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 20 LV, 15 LV, 24 LV या फिर 10 LV। तो ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए जो प्रेशर सेट किया जाता है वो होता है 15 LV। कितना? 15 LV 121 डिग्री सेल्सियस के लिए, जो कि 30 मिनट के लिए रहेगा। और यहाँ पर बेस्ड अपॉन द क्या चीज़ आप स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन में, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन एग्जाम पर्पज से पूछे तो 121 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट प्रेशर होगा 15 LV। नेक्स्ट वन इज न्यू केसेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड इज डिटरमाइंड बाय। तो पॉपुलेशन में नए केसेस आते हैं किसी फिक्स पीरियड में, तो ये क्या है? प्रेवलेंस रेट है, अटैक रेट है, इंसिडेंस रेट है कि डिसेबिलिटी रेट है? न्यू केसेस पूछे, ओनली न्यू केसेस, तो ये कहलाएगी इंसिडेंस रेट। नए पुराने मिला के पूछते तो कहते आप न्यू प्लस ओल्ड केस पूछते, वो कहलाती है आपकी प्रेवलेंस रेट। नेक्स्ट है आपका RBS के, तो यहाँ पे मैंने इसको सीधा पूरा डिटेल में ही बता दिया है जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो यदि आप CHO NHM का पेपर देते हैं, 3-4 क्वेश्चन एडोलेसेंट एज ग्रुप से आते हैं तो उसमें आपका ऐड हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दैट इज लॉन्च्ड इन February 2013 अंडर द NRHM। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ था फरवरी 2013 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। इसके तहत जन्म से लेके 18 साल तक के बच्चों के लिए 4D याद रखें आप, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। तो 4Ds यहाँ पे इंक्लूड, यदि 4D प्रोग्राम पूछें तो वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ही है। 4D प्रोग्राम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के
फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया। इसके तहत इन 4 चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, मैनेजमेंट किया जाएगा और एज ग्रुप रखा गया है जन्म से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप को। तो इसमें 4 Ds कौन से हैं? डिफेक्ट एट बर्थ, डिफेक्ट एट बर्थ की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लेफ्ट लिप पैलेट हो गया, क्लब फुट हो गया, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप हो गया, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, डीपनेस, हार्ट डिसीज और प्रीमेच्योरिटी या फिर रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी किस में देखने को मिलेगी? प्रीमेच्योर बेबी में ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण आँखों के यहाँ पे तो क्या रेटिनोपैथी और फाइब्रोप्लासिया। तो यहाँ पर डिफेक्ट एट बर्थ होगा, इनको केयर की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर आता है डिसीज़ ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में जो बीमारी होती हैं उनको ट्रीट किया जाएगा। डेफिशिएंसी मतलब विटामिन की कमी हो गई, यहाँ पर विटामिन ए डी की कमी हो गई, जिसमें रिकेट्स और वाइट हॉट स्पॉट हो गया, एनीमिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ग्वाइटर हो गया। डेवलपमेंटल डिले में आपको इनमें से कोई भी डेवलपमेंटल डिले होगा तो उसकी स्क्रीनिंग होगी, साथ ही साथ जांच होगी इस प्रोग्राम के तहत। इस प्रोग्राम में आपको 4 चीज़ें याद रखना। लॉन्च फरवरी 2013, RBSK का फुल फॉर्म तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 4 Ds, 4D प्रोग्राम भी कौन सा है? तो यही है, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटी, एज ग्रुप जन्म से लेके 18 साल तक की एज ग्रुप को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन में है आपको 8 मार्च, 7 अप्रैल, 24 मार्च या फिर 12 में। तो हमने नेक्स्ट पिछले मंथ ही मनाया है, तो ये हम हर साल मनाते हैं 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट वन इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। तो सिफिलिस का कॉजिटिव एजेंट क्या है? वेरियोला वायरस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, वेरिसेला जोस्टर, क्लेमाइडिया। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है क्या है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है या फिर माँ से बच्चे को वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू भी हो सकती है। नेक्स्ट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डज नॉट एक्ट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर। तो MTP एक्ट 1971 में आया था। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट के कितने वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है? 20, 24, 28, 30। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि MTP अमेंडमेंट एक्ट पूछे तो यस, MTP अमेंडमेंट एक्ट पूछे तो आपको अलग आंसर देना है, लेकिन डायरेक्ट MTP एक्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पूछे तो ओनली 20 वीक्स, 20 वीक के ज़्यादा की प्रेगनेंसी को परमिशन नहीं दी जाती है। फिर इस केस में आपके डॉक्टर्स या फिर किसी तरीके की बच्चे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तभी इस तरीके की प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस इन हार्ट डिसीज। यदि किसी पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपना सकता है? बैरियर मेथड, प्रोजेस्ट्रॉन, स्टरलाइजेशन या फिर IUCD। तो कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस है हार्ट डिसीज के पर्सन के लिए तो वो बैरियर मेथड। कौन सी? बैरियर मेथड, जिसमें आपकी कॉन्डोम वगैरह यूज़ होंगी, क्योंकि इससे पर्सन को कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। IUCD लगवाया तो ब्लीडिंग होने का चांस रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोजेस्ट्रॉन में आपको हार्मोनल है तो यहाँ पे इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टरलाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हार्ट डिसीज़ में बैरियर मेथड बिल्कुल सेफ रहेगी। नेक्स्ट इज विदिन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ हेल्दी अलर्ट यूनिट में रेंज बिटवीन। तो आफ्टर 3 मिनट के बाद बच्चे की हार्ट रेट कितनी होगी? न्यूनेट बिल्कुल फुल हेल्दी और अलर्ट है। 120 से 180, 130 to 170, 100 to 130 या फिर 110 to 160। तो विदिन 3 मिनट आफ्टर बर्थ, जन्म हुए 3 मिनट ही हुए हैं, उसके बाद यदि बच्चे का आपने हार्ट रेट चेक की तो कितनी होगी? 110 से 160 बीट पर मिनट, जो कि एक नॉर्मल कैटेगरी में कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिसीज एक्सेप्ट। मतलब सभी नॉन मॉडिफाइबल है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं किसी एक को छोड़कर। एज, सेक्स, हाई BP, फैमिली हिस्ट्री। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जिनको चेंज नहीं कर सकते तो वो होगा आपका एज, सेक्स, इथनिसिटी, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स मतलब। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में ही है रेस ऑफ इथनिसिटी, एज, सेक्स। लेकिन मॉडिफाइबल मतलब जिसको चेंज कर सकते, तो आप डाइट बदल सकते, ओबेसिटी, अपना मोटापा घटा सकते, स्ट्रेस कम ले सकते, तंबाकू, अल्कोहल को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको डायबिटीज़ में भी पूछे कि सभी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, कोई एक मॉडिफाइबल है, तब भी आपके यही रहेंगे। नेक्स्ट वन इज
द पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड इन ह्यूमन डेवलपमेंट दैट टिपिकली फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 19 इज। तो ऐसा टाइम पीरियड जो आपका प्यूबर्टी के बाद लेकिन एडल्टहुड के पहले आएगा, जो कि 13 से 19 साल के बीच की एज में आएगा, तो वो क्या है? एडोलेसेंस है, प्री एडोलेसेंस है या प्यूबिसेंस है कि नन ऑफ दी अबव। तो जनरली WHO के अकॉर्डिंग एज कंसीडर की जाती है 10 से 19 साल तक की, 10 to 19 ईयर्स तक, जिसको हम कहेंगे एडोलेसेंट। और एडोलेसेंस टाइम पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच की अवस्था कहलाएगी एडोलेसेंस। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग इंड्यूसिंग हार्मोन इन फर्स्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में शुरुआती 3 महीनों में जो वॉमिटिंग होगी, जिसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहेंगे, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? HCG, LH, एस्ट्रोजन की नन ऑफ दी अबव। सबको पता है कि सिंक्रोट्रोफोब्लास्ट सेल्स रिलीज करेंगी HCG हार्मोन, जो कि ओनली प्रेगनेंसी में या तो देखने को मिलेगा या फिर कुछ मोलार प्रेगनेंसी में, वेसिकुलर मोल में देखने को मिलेगा। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में जो नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, जी मचलाने का काम करने वाला हार्मोन है वो है HCG हार्मोन। कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद नोजिया, वॉमिटिंग सबसाइड हो जाता है किसी किसी लेडीज़ में, और इसके लिए जो विटामिन यूज़ किया जाता है होता है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। एग्जाम में आपको आ सकता है कि प्रेगनेंसी में यदि वॉमिटिंग होती है तो कौन से विटामिन से रिलीफ दी जा सकती है, तो वो पायरिडॉक्सिन और HCG हार्मोन इन वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट्स वगैरह हो आपको इस क्लास को लेके, तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको नॉर्सेट के पेपर्स अवेलेबल हैं विथ मौसवी की बुक्स के, ओनली 200 रुपीज़ चार्ज है। MP ग्रुप 5 के पेपर्स भी आप ले सकते हैं, उसके लिए भी आप मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।